Hello, everyone. Welcome to the second session on geography series. Uh, in this series, we are completing NCRTs for the geography. We started with the class 11 NCRT. In last chapter, we have looked some phenomena of the geography, how universe has formed. In this chapter, we are going to understand how interior of the Earth look like. ठीक है. अब किसी भी देखो, हमें पता है कि जो अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस इज 6378 किलोमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है. अब इतना डेप्थ तक तो कोई जा नहीं सकता है बिकॉज वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, क्योंकि विद द डेप्थ टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है और प्रेशर भी इंक्रीज करता है. सो इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल टू गेट इन टू दिस डेप्थ. Now, how we read the interior of the Earth, how we understand the interior of the Earth. So we have two methods to read the interior of the Earth. First is your direct method. Direct method. What do you mean by the direct method? Direct method, सबसे सिंपल डायरेक्ट मेथड का ये है कि फिजिकली यू कैन कलेक्ट दी सैंपल्स. ठीक है. और उन सैंपल को स्टडी करके यू कैन गेट दी रिजल्ट कि कैसा कैसा अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, क्या क्या एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सो एक्चुअल इंफॉर्मेशन with the help of sample collection. ठीक है. दूसरा था इनडायरेक्ट मेथड. अब इनडायरेक्ट मेथड में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. इनडायरेक्ट मेथड का मतलब समझते हैं, फिर उसमें क्या स्टडी करेंगे, विल गेट इनटू दैट पार्ट आल्सो. ठीक है. इनडायरेक्ट मेथड में वी जस्ट ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेचुरल फेनोमिनास जो हो रहे हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ या ग्रेविटेशनल एनोमली ऑफ द अर्थ, सोर्स है, या सीस्मिक वेव्स ऑफ द अर्थ. ठीक है. ये सब क्या है, ये इनडायरेक्ट है. अर्थक्विक से जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो सब क्या है, इनडायरेक्ट मेथड से. तो इसमें वी आर नॉट कलेक्टिंग द सैंपल्स, वी आर ट्राइंग टू स्टडी द नेचुरल फेनोमेना. स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना. ठीक है. अब एनसीईआरटी क्या कहता है देखते हैं. ठीक है. विल गो बाय लाइन एंड लाइन. ठीक. द अर्थ रेडियस इज 6378 किलोमीटर. ठीक है. नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ कैन एंड कैन मेक द ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट द सैंपल्स. ह्यूमनली इम्पॉसिबल है. टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है. So most of our knowledge about the interior of the earth is largely based on the estimates and the inferences. ठीक है. Estimate and inferences. Yes. A part of the information is obtained through the direct observation and analysis of the material. Direct observation मैंने बताया collection of the sample. Now look at the what are the direct form of जहां से हम लोग को information मिलती है. ठीक है. क्या क्या हो सकता है वो. ठीक है. The mostly easily available solid earth material is a surface rock or the rock we get from the mining areas. ठीक है. ये बोल रहा है कि सबसे पहला तरीका है माइनिंग करने का. ठीक है. सो व्हाट इज द फर्स्ट डायरेक्ट मेथड इज योर माइनिंग. ठीक है. हमने माइन किया है, जैसे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका आर एस डीप एज 3 to 4 किलोमीटर. ठीक है. गिवन दिस पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी हॉट, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा. बिसाइड माइनिंग साइंटिस्ट हैव टेकन अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, अलग अलग जगह अलग अलग प्रोजेक्ट लिए टू पेनिट्रेट डेप्थ. ठीक है. टू एक्सप्लोर द कंडीशन ऑफ द crustal portion. Scientific world over working on the two major project such as deep ocean drilling project. ठीक है. तो हमने यहाँ पे किया है कि डीप ड्रिलिंग कर रहे हैं एकदम. ठीक है. और इसको हमने क्या नाम दिया है, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. ठीक है. अभी तक जो हमारे पास सबसे डीपेस्ट ड्रिल हम लोग कर पाए हैं अर्थ क्रस्ट में वो है कोला में. डीपेस्ट ड्रिल है कोला इन आर्टिक ओशन. ठीक है. अभी जो कोला है ना, ये कोला पेनिनसुला में है. कोला पेनिनसुला. ठीक है. और ये पड़ती है व्हाइट सी के पास में. एटलस देखोगे तो उसमें व्हाइट सी का एक एरिया है. ठीक है.
तो वहां पर हम लोग इतना अंदर डीप जाके हमने कलेक्ट किया, उसके बाद मुश्किल हो रहा है। क्यों? कि वी डोंट हैव दी टेक्नोलॉजी और वी डो नॉट हैव दी क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं जो उतने प्रेशर और टेम्परेचर को कैरी फॉरवर्ड कर पाए। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग करके वी आर गेटिंग रॉक एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है। अभी जो रॉक एंड मिनरल मिल रहा है इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉक एंड मिनरल से हम लोग वी ट्राई टू स्टडी दी कंपोजिशन। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है अंदर का कंपोजिशन। एक तरीका है ये। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है जो एनसीईआरटी बोलती है, वॉल्केनिक इरप्शंस फॉर्म अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है। व्हेन द molten material magma thrown out on the surface of the earth during the volcanic eruption during the volcanic eruption it become available for the laboratory analysis, however difficult to ascertain depth of the source of the magma। ठीक है। सो वॉल्केनिक इरप्शन आर दी सेकेंड डायरेक्ट मेथड है ना, जिसमें हम लोग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर मॉल्टन मैग्मा जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे किस तरीके का कंपोजिशन है। ठीक है। सो दिस इज सेकेंड योर वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है। नाउ लेट्स गेट इनटू दी अनदर। ठीक। एक थर्ड मेथड भी जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मतलब वो सेम होता है, ड्रिल की तरह ही होता है। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं डिगिंग। ठीक है। या फिर जैसे माइनिंग हो गया, तो एक माइनिंग हो गया, दूसरा हो गया ड्रिलिंग। ठीक है। ड्रिलिंग। सो ड्रिलिंग का एग्जांपल होगा कोला ड्रिल। कोला ड्रिल कहाँ पर है? रशिया में है। अभी तक हम लोग हाईएस्ट कर पाए हैं कितना, 12 किलोमीटर्स को। ठीक है। पर्टिकुलरली कहाँ पर? व्हाइट सी में। ठीक है। सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी डायरेक्ट सोर्सेस। ठीक है। चलो, नाउ व्हाट आर दी इनडायरेक्ट सोर्सेस टू स्टडी दी अर्थ का इंटीरियर। ठीक है। नाउ इन एनसीईआरटी यू कैन लुक, there is only one two paragraph on which they have written the whole, but we have to understand the how this work in detail। ठीक है। So let me explain you the indirect sources of the interior earth। ठीक है। First is your seismic waves। seismic wave, अब देखो seismic wave क्या होती है। seismic wave जब क्रिएट होती है, जब अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक क्या होता है? शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है। अब अर्थक्वेक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, विल गेट इनटू दैट पार्ट आल्सो। ठीक है। बट अभी के लिए क्या रखना है, दी वेव्स क्रिएटेड बाय दी अर्थक्वेक। ठीक है। उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें भी हमें पता चल जाता है कि अंदर का कंपोजिशन कैसा है। वो भी आने वाले टाइम में पता चलेगा जब हम लोग पी और एस वेव को पढ़ेंगे। ठीक है। सो पहला क्या है? सिस्मिक वेव्स। दूसरा है ग्रेविटेशनल एनोमली। ठीक है। ग्रेविटेशनल एनोमली। अब देखो ग्रेविटेशनल एनोमली का मतलब क्या है। एनोमली का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इफ आई टेक दी अर्थ, अगर मैं इसको अर्थ मानता हूं, ठीक है, एंड आई टेक दिस एज द इक्वेटर। ठीक है। जो हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है। इट्स अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ पोल। ठीक है। दिस इज द नॉर्थ पोल। अर्थ का रेडियस होता है 6356 किलोमीटर। ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। ठीक है। इफ यू मेजर द फ्रॉम द सेंटर एंड टिल हियर, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6378 किलोमीटर। ठीक है। अब मास में डिफरेंस है, मास में डिफरेंस है, मतलब रेडियस में डिफरेंस है, यानी जो ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है। अब ये ग्रेविटी है इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ थिंग्स, कि रॉक किससे बना है। कभी कभी क्या होगा कि जैसे सिंपल है कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ग्रेविटी होगा, पर ये हर जगह अप्लाई नहीं होता है। जैसे माउंटेन्स ले लो, अगर माउंटेन लाइटर मटेरियल का बना है
तो वहां पर मास इतने हाइट का कोई फायदा नहीं होगा, वहां पर ग्रेविटी कम होगी। हो सकता है कि छोटा मोमेंटम हो पर उसमें हैवी एलिमेंट्स हो, तो वहां पर ज्यादा ग्रेविटी मिलेगी। तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। ठीक है, अब जैसे हम लोग को इतना पता है कि हाईएस्ट ग्रेविटी यू विल फाइंड एट दी पोल्स। ठीक है, ग्रेविटी इज हाईएस्ट एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल स्टडीज को भी करके हम लोग पता कर सकते हैं कि अर्थ का कंपोजिशन कैसा है। ठीक है, नॉट अ डायरेक्ट, इनडायरेक्टली वी कैन गो फॉर इट। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ स्टडी। ठीक है, थर्ड इज योर, इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं, ग्रेविटी एनोमली को क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि कहाँ से पढ़ते हैं, द ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल। The uneven distribution of mass material within the earth influence this value. The reading of the gravity at different places is influenced by the many factors. Reading these differ from expected values. Such difference is called gravity anomaly. ठीक है, इक्वल होना चाहिए था, इक्वल नहीं है। Gravity anomaly give us the information about the distribution of masses of the material crust of the earth. ठीक है, से बता रहा है कि इक्वल होना चाहिए था पर इक्वल है नहीं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द थर्ड मेथड जहाँ पे हम लोग रीड करेंगे, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि एक इनडायरेक्ट वे में, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है। ठीक है, मैं इसको फिर से कोर वाले जब पार्ट पढ़ाऊंगा उसमें फिर से बताता हूँ, बट अभी जैसे एक आइडिया देता हूँ। क्या होता है कि नीचे एकदम कोर में हमारे पास मॉल्टन फेस में क्या है, आउटर कोर क्या हमारा मॉल्टन उसमें। ठीक है, तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स है। व्हेन अर्थ रोटेट दिस चार्ज पार्टिकल आल्सो रोटेट एंड दिस चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट अ प्योरली इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये टॉपिक और ज्यादा जब समझ आएगा, जब हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे वहां पे मैग्नेटोस्फेयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो और ज्यादा समझ आएगा कि कैसे ये दो बेल्ट काम करती है हमारे लिए मैग्नेट में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी अर्थ में जो है इक्वल नहीं है, वो भी क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, सो वेरिएशन इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड give gives clue about the composition of clue about the composition of earth interiors। ठीक है, सो दिस इज दी थर्ड मेथड। पहले क्या, सिस्मिक वेव हो गया, दूसरा ग्रेविटी एनोमली हो गया, थर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, फोर्थ इज योर एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड्स क्या करते हैं, देखो हमें पता है, उस दिन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में नेबुला हाइपोथेसिस, है ना, फिर हमने बिग बैंग थ्योरी भी पढ़ा था। अब हमें पता है कि सब का जो ओरिजिन है एवरीडे, मतलब जो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है वो एक एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ है। तो जो एस्ट्रॉइड्स बाहर से आ रहे हैं ना, इनको भी पता करके हमें पता चल सकता है कि हाउ अर्ली अर्थ का मेटेरियल कैसे फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, और हाउ यूनिवर्स इज हैज फॉर्म। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि कैसे हो रहा है। तो एस्ट्रॉइड को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट योर मिटियोर्स। ठीक है, मिटियोर्स, मिटियोर्स को भी स्टडी करके पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, मिटियोर्स देखा होगा, जब वो आते हैं तो उनके अंदर जैसे वो अर्थ की उसमें मैग्नेट फील्ड में एंटर करते हैं, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उनमें आग लग जाती है। ठीक है, विल स्टडी ऑल दिस थिंग इन द क्लाइमेटोलॉजी अगेन। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो नाउ वी शुड रीड दिस होल पैराग्राफ अगेन। ठीक है,
एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, ठीक है। We know that the mining activities that temperature and pressure increase with the increased distance from the surface toward the interior of the depth। तो हमेशा याद रखना है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है कि टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करता है व्हेन यू मूव फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो उसको यहीं पे लिख लेते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज्ड, ठीक है, विद द डेप्थ, ठीक। Moreover, it is also known that the density of the material also increase with the depth। ठीक है, this is the second point you have to remember here, ठीक है, it's very important। The density of material also increase with the depth, ठीक है। हो सकता है कि स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन आने की चांस कम हो, बट इन यूपीएससी दे कैन ट्यूक दिस क्वेश्चन एंड दे कैन आस्क यू इवन इन not for the prelims but for writing mains में good answer you need this conceptual clarity, so don't ignore NCERTs, ठीक है। Now it is possible to find the rate of change of these characteristics knowing the total thickness of the earth। scientists have estimated the values of the temperature and pressure, the density of material, ठीक है। हमने एक estimate किया है, we don't know the exact values, ठीक है। I am again saying this क्योंकि उतना पहुंचना बहुत मुश्किल है, इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर हो जा रहा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसमें सर्वाइव ही नहीं करेगा, ठीक है। The another source of information are the meteors that time reach the earth। However, it may be noted that the material that come available for the analysis from the meteor is not from the interior of the earth। पहले बताया वो तो बाहर से आ रहा है, ठीक है, वो इंटीरियर होगा नहीं, बट the material and the structure observed in the meteor are similar to the earth, ठीक है। They are solid bodies develop out of the material same or the similar of our planet, hence this become yet another sources, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि कैसे फॉर्म हुआ था अर्थ, ठीक है। Now the other indirect sources include the gravitational, magnetic and seismic activity which I have already explained you, ठीक। चल ठीक, अभी इसको छोड़ देते हैं अर्थक्वेक को, बिकॉज इसको समझने से पहले ना हमें एक बार अर्थ का इंटीरियर को समझना पड़ेगा, उसके बाद विल कम अगेन टू दिस पोर्शन, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द इंटीरियर ऑफ द अर्थ दैट इज योर क्रस्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे। पहले तो हमें समझना है कि हमारे पास इंटीरियर ऑफ द अर्थ में 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है हमारे पास क्रस्ट, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर मतलब जो टूट सके, ठीक है, आराम से क्रस्ट टूट जाता है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या होता है। ओशियनिक क्रस्ट इज द थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ पे लिखा ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर, मतलब उसकी थिकनेस कम होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द मेन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर, वेर एज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 30 किलोमीटर। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज मेजर माउंटेन सिस्टम। इट मच हैज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयस रीजन, ठीक है। देखो, अब ये क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। बेसिकली ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, पहले तो बता रहा है कि जो अर्थ का एटमोस्फेयर, ये जो क्रस्ट है ये क्या करता है, इसको इस तरह से समझते हैं। ये अर्थ में जो वॉल्यूम है इसका क्रस्ट का, इट इज ओनली 0.5 to 1%, ठीक है, और उसे लेस देन ही होता है, ठीक। अब दो टाइप की क्रस्ट होती है, ये लैंड का एरिया है, ठीक है,
एंड दिस इज द ओशन का एरिया, ठीक, दिस इज योर ओशन। नाउ और यहाँ से फिर शुरू होती है अगली लेयर जो होती है तुम्हारी अपर मेंटल, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे जो ओशनिक क्रस्ट शुरू हो रहा है इसकी थिकनेस बहुत कम है। कितनी है? सिर्फ 5 किलोमीटर एज पर दी एनसीईआरटी। और यहाँ पे कितनी है कॉन्टिनेंटल में? कॉन्टिनेंटल में 30 किलोमीटर। अगर हिमालयस में चले जाएंगे तो ये 70। क्यों? हिमालयस की हाइट खुद एक ऊपर यहाँ पे चले जाएंगे अगर, तो इट मे रीच अप टू 70 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो इस तरीके से बना हुआ है। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी लाइन है कि इट इज ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब जो टूट सके आराम से, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ब्रिटल, ओके। ठीक, अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो हम लोग को याद रखनी है बेसिकली, ठीक है। पहला जो है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, मेनली इसमें मिलेगा ग्रेनाइट का स्टोन, ठीक है। अब ग्रेनाइट के स्टोन की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.7 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखना है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है। और जो ओशनिक क्रस्ट होती है ना उसमें मिलता है हमें बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट मिलता है। अब बेसाल्ट की जो डेंसिटी मिलेगी इस वाले जो ये थोड़ा हैवियर रॉक्स होते हैं, तो इसमें जो डेंसिटी होगी वो होगी 3 ग्राम, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज दी, ये हमें यहाँ पे याद रखना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इतना ही, ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस, प्रीलिम्स के लिए इतना याद रखना है अपने को, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है मेंटल, ठीक है। Mantle, the portion of the interior beyond the crust is called mantle. The mantle extend from moho discontinuity to depth of, अभी discontinuity क्या होता है? I'll explain you. The mantle extend from moho discontinuity to depth of 29,000 kilometer. ठीक है. The upper portion of the mantle is called asthenosphere. ठीक है. The word asthenosphere mean weak. ठीक है, एनसीईआरटी में खुद दिया, इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर, ठीक है। एंड इट इज द मेन सोर्स जहां से मैग्मा निकल के आता है, ठीक है। अब देखो ये तो एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या होता है? वीक होता है। बट वो वीक क्यों होता है उसको समझना पड़ेगा एक बार, ठीक है। उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या करिए कि सपोज करो दिस इज दी क्रस्ट, ठीक है, this is the crust. I'm not taking continental or oceanic crust, I'm just taking the crust, ठीक है। और ये अपर क्रस्ट है, इसके नीचे होता है लोअर क्रस्ट, ठीक है, दिस इज दी लोअर क्रस्ट। और यहीं से शुरू होता है अपर मेंटल, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। ये जो है ना ये मॉल्टन फेस में है, ये किस फेस में है? ये मॉल्टन फेस में है, ये सॉलिड नहीं है, ये मॉल्टन है। जबकि जो नीचे वाला लोअर मेंटल है वो सॉलिड है। सिर्फ इसको छोड़ के पूरा मेंटल का पोर्शन क्या है? सॉलिड है, ठीक है। लोअर मेंटल सॉलिड है, ठीक है, ऐसा ही बता रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। अब ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। सो व्हेन यू इस वाले इलाके देखोगे ना, व्हेन यू लुक एट दिस पोर्शन, दिस इज क्या है? मॉल्टन फेस में है। मॉल्टन फेस में ये क्यों है? इसके तीन रीजन है। अगर देखोगे सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पे ना डीके होता है
किसी का डीके हो रहा है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डीके हो रहा है, ठीक है। सो क्यों है ये मॉल्टन फेस में, वाई इन मॉल्टन फेस, पहला है यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम एंड पोटेशियम। पहला सोर्स क्या है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव है वहां पे, उसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। नाउ दी सेकेंड रीजन फॉर दी कि वो क्यों उसमें है, ठीक है। दूसरा रीजन है रेसिडुअल हीट, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। हीट जो है कुछ ट्रैप हो गई, कुछ नहीं, बहुत अमाउंट में हीट ट्रैप हो गई है, ठीक है। और वही हीट जो है इसको मॉल्टन फेस में कर रही है, और दिस इज द मेन सोर्स ऑफ व्हाट, मैग्मा। मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, ठीक है। एस्टेनोस्फेयर का मतलब क्या होता है, वीक, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, वीक, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और यही मैग्मा है जो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू सरफेस पे आता है, और फिर हम इसका सैंपल कलेक्ट करके इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ स्टडी द अर्थ इंटीरियर। चलो, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इसकी डेप्थ कहाँ तक होती है, 2900 किलोमीटर तक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2900 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। कौन सी डिस्क्रिटी यहाँ पे काम करती है, मोह डिस्क्रिटी, ठीक है। डिस्क्रिटी का मतलब होता है जहां पर ट्रांजिशन आ रहा हो, ठीक है। जैसे क्रस्ट से मेंटल में आएंगे तो वहां पे एक डिस्क्रिटी आएगी, फिर मेंटल से जब कोर में जाएंगे तो वहां पे आएगी, जब कोर में भी हमारे पास आउटर कोर इनर कोर है, जब उसमें जाएंगे तो वहां पे भी एक डिस्क्रिटी आएगी, ठीक है। सो इसको हम लोग बोलते हैं, एक होती है मोह डिस्क्रिटी, आई एक्सप्लेन, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट पोर्शन विच यू आर गोइंग टू रीड इज योर कोर, ठीक है। कोर को समझते हैं। देखो, कोर क्या करता है, कोर पहले तो बनाता है 31% ऑफ द अर्थ का, ठीक है, 31% ऑफ अर्थ, 31% ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे कोर में ना दो होते हैं हमारे पास, एक होता है इनर कोर और एक होता है हमारे पास आउटर कोर, ठीक है। अभी जो आउटर कोर है ना, ये लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में, नॉट प्योरली लिक्विड, सेमी सॉलिड फॉर्म में। इनर कोर जो है वो पूरा सॉलिड होता है, ठीक है। अगर नेबुला वाला थ्योरी याद होगा तो जो हैवी मेटल्स थे वो जाके सेंटर में जाके कलेक्ट हो गए और वहां पे जाके उन्होंने एक सॉलिड फॉर्मेशन कर लिया, बट उस सॉलिड फॉर्मेशन टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि उसकी आउटर लेयर जो है वो लिक्विड फॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो कोर में भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब याद रखना है कि जो कोर है ना, इट इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल, ठीक है, आयरन एंड निकल। इसीलिए इस लेयर को हम लोग बोलते हैं नाइफ लेयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइफ लेयर, ठीक है।
एक पॉइंट में बताना भूल गया हूँ, सॉरी। यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सीमा, ठीक है। सॉरी, सियाल। सियाल, क्योंकि यहाँ पे क्या बना होता है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बन के बनी होती है, ठीक है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट को हम लोग बोलते हैं सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। सो इसको हम लोग सियाल लेयर कहते हैं, इसको हम लोग सीमा लेयर कहते हैं, और कोर को हम लोग बोलते हैं नाइफ लेयर, ठीक है। अब जो आउटर कोर है ना, आउटर कोर का देखो कितना होता है, 2900 शुरू हो जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। 2900 किलोमीटर से लेकर 515 किलोमीटर तक होता है आउटर कोर, ठीक है। अभी जो आउटर कोर है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी दिस मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, देखो, अभी मैं बताया कि वो सेमी मोल्टन फेस में, अब सॉरी, सेमी मोल्टन फेस में क्या होगा, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, खासकर जो आयरन है, लिक्विड आयरन है, जैसे ही वो सर्कुलेट होता है अर्थ की रोटेशन के साथ में, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल करंट बनाता है। उसी इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। तो जैसे एक लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू electromagnetism, the electrical currents create a magnetic field, create a magnetic field, ठीक है, known as जियोडायनामो, known as जियोडायनामो, ठीक है। क्योंकि इनर कोर का इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि आउटर कोर जो है वो सेमी सॉलिड फेज में, उसमें क्या आयरन है, आयरन जैसे ही रोटेट करना शुरू करेगा अर्थ की रोटेशन के साथ में, वो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, उसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जियो डायनामो, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आउटर कोर इनर कोर, तो आंसर विल बी योर आउटर कोर, ठीक है। चलो, ठीक। जो इनर कोर का एरिया है वो शुरू होता है 5150 किलोमीटर से, और वो जाता है अप टू 6378 किलोमीटर, ठीक है। इनर कोर क्या है, सॉलिड है, याद रखना है। आउटर कोर क्या है, सेमी सॉलिड और लिक्विड फेज में, वॉट एवर यू वांट टू यूज, ठीक। सो सो दिस इज द डायग्राम, ठीक है, विच इज गिवन इन दी एनसीईआरटी। अब देखो इसको, एनसीईआरटी में देखो, पहला क्या है, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर किसका बना हुआ है, क्रस्ट एंड दी अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल का, ठीक है। देन क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, 0 to 100 किलोमीटर, ठीक। देन उसके बाद मेंटल, मेंटल में भी होता है अपर एंड लोअर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल कितना होता है, एथेनोस्फेयर की कितना होती है, 400 किलोमीटर तक होती है, 100 to 400 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद मेंटल से लेकर कोर, मेंटल यहाँ पे खत्म होता है, और कोर, लिक्विड कोर 500, ये हो गया तुम्हारा इनर कोर, सॉरी आउटर कोर, और ये है तुम्हारा इनर कोर। इनर कोर क्या है, सॉलिड है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी योर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यहीं पे लेट मी एक्सप्लेन यू, कुछ डिसकन्टिन्यूटीज होती है, डिसकंटिन्यूटीज जो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एनसीईआरटी में से मोर डिसकन्टिन्यूटी है, वी हैव बेसिकली 5 डिसकन्टिन्यूटीज, ठीक है। तो सबसे पहले होती है कॉनार्ड, सी CONRD, कॉनार्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसको ऐसे एक
अगर मैं इस तरीके से बना लूँ एक, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज द क्रस्ट, ठीक है, ये हो गया अपर क्रस्ट और ये हो गया लोअर क्रस्ट। तो जो कोनार्ड डिस्कनिटी है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है, ठीक है, बिटवीन अपर एंड लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। पहली डिस्कनिटी कौन सी होती है, जिसे हम लोग होते हैं कोनार्ड डिस्कनिटी, ठीक है। सेकेंड डिस्कनिटी होती है मोहरविक डिस्कनिटी, जिसको हम लोग होते हैं मोहो डिस्कनिटी। एनसीईआरटी में दिया है मोहो डिस्कनिटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जो मोहो डिस्कनिटी है, इट इज द बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। अब डिस्कनिटी का मतलब क्या है, ट्रांजिशन, कि कहां से एक लेयर खत्म होगी कहां शुरू होती है। तो ये लोअर यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया अपर मेंटल, दिस इज अपर मेंटल। सो ये एग्जिस्ट करती है मोह डिस्कनिटी और ये एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, ठीक है। नाउ थर्ड इज योर रेप्टी डिस्कनिटी, REPITI, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एंड दिस डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट बिटवीन अपर एंड दी लोअर मेंटल, ठीक है। ये अपर मेंटल है और यहाँ पे आ गया लोअर मेंटल, लोअर मेंटल बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, ठीक है। नाउ फोर्थ इज योर गुटेनबर्ग डिस्कनिटी, ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक। दिस गुटेनबर्ग में आप देखो लोअर मेंटल, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, कोर शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस एग्जिस्ट इन लोअर मेंटल एंड बिटवीन लोअर मेंटल एंड कोर, बिटवीन लोअर मेंटल एंड कोर, ठीक है। देन यू हैव लेमैन डिस्कनिटी, लेमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। नाउ दिस लेमैन डिस्कनिटी इट एग्जिस्ट बिटवीन द आउटर एंड द इनर कोर, ठीक है। सो ये कोर हो गया, ये हो गया इनर कोर और ये हो गया आउटर कोर। सो यहाँ एग्जिस्ट करती है बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। सो दीज आर दी 5 discontinuities which you need to remember, ठीक है। मेंस में दे कैन आस्क यू, वैसे अभी तक पूछा नहीं क्वेश्चन ना यूपीएससी में ना किसी स्टेट सर्विसेज में, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी में ये मेंशन है, ठीक है, मोर डिस्कनिटी जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, ठीक। ठीक। So now, if I want to give you a brief description of the Earth का interior, so I'll go with the layers, ठीक है। So first I'll go with the crust, ठीक है, crust। अब crust का एवरेज रेंज कितना है, 0 to 30। आई एम नॉट गोइंग कॉन्टिनेंटल और उसमें, ठीक है, कितना है 0 to 30। टेम्परेचर कितना रहता है, 200 to 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 200 to 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक। डेंसिटी कितनी रहती है, 2.7 से 3 तक के बीच में वेरी करती है, ठीक। लेट मी रिड्यूस द साइज, आई कैन, हाँ। तो डेंसिटी कितनी है, 2.7 से 3 के बीच में वेरी करती है। मेजर एलिमेंट्स क्या क्या मिलेंगे, सिलिका,
एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कितना मास, कितना वॉल्यूम है, 1%। क्रस्ट कितना है, ओनली 1%। ठीक है, सेकेंड इज योर अपर मेंटल। अपर मेंटल, अपर मेंटल की कितना रहती है, 30 to 400 किलोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर 500 से लेकर 900 डिग्री तक रहता है। ठीक, डेंसिटी बताया, उसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, मेजरली क्या मिलता है, सिलिका, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और कितना बाय ये है, क्या बोलते हैं इसको, कितना मास शेयर करता है, 67%। ठीक है, सेकेंड इज योर लोअर मेंटल। ठीक है, ये मेंटल है 67%, तो लोअर और अपर दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक है, लोअर मेंटल, लोअर मेंटल में योर डेप्थ इज 400 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर विद एनसीईआरटी का डेटा ये। ठीक है, टेम्परेचर कितना जाता है, टेम्परेचर जाता है 1000 to 4000 डिग्री। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आइडिया लगेगा कि क्यों मुश्किल है इतना डीप ड्रिल करना और इतने अंदर से सोर्सेज को लेना। ठीक है, नाउ डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी अगेन 4.4 to 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या मिलेगा लोअर मेंटल में, अगेन लोअर मेंटल में यू विल फाइंड सिलिका, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। दिस इज दी अगेन 67%। सो मेंटल कितना बनाता है, 67%। नाउ आई विल गो विद द आउटर कोर। देखो आउटर कोर में क्या होगा, आउटर कोर में योर डेप्थ स्टार्टेड 2900 किलोमीटर एंड इट गो अप टू 5150 किलोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर विल गो बियॉन्ड 4000 डिग्री सेल्सियस, 4000 to 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसी आउटर कोर से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, यहाँ पे देखो कितना हैवी हो गया है अभी डेंसिटी। ठीक है, 12.2 तक चला जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आयरन, निकल। ठीक है, कितना परसेंट, 33%, पूरा कोर मिलाकर। अब आएगा इनर कोर, इनर कोर। ठीक है, इनर कोर का कितना है, 515 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर। टेम्परेचर 6000 डिग्री से ज्यादा, डेंसिटी अगेन 13। क्या मिलेगा यहाँ पे, सेम निकल, और ये 33%। आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड, इनर कोर सॉलिड। ठीक है, क्रस्ट में भी हमने क्या पढ़ा, ओशेनिक एंड कॉन्टिनेंटल। ओशेनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमा, है ना, सिलिका एंड मैग्नीशियम, और कॉन्टिनेंट को सियाल। तो दिस विल यू फाइंड इन दी, दिस इज द होल इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, एंड दिस इज योर डिस्कन्टिन्यूटी। कितनी है, 5 है। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। पहली है कोनार्ड डिस्कन्टिन्यूटी, किसमें, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। सेकंड मोर डिस्कन्टिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड दी अपर मेंटल। ठीक है, फिर रेप्टी डिस्कन्टिन्यूटी बिटवीन योर अपर एंड दी लोअर मेंटल। ठीक, फिर गुटनबर्ग बिटवीन योर लोअर मेंटल एंड दी कोर। देन ले डिस्कन्टिन्यूटी, लेमैन डिस्कन्टिन्यूटी, आउटर कोर एंड दी इनर कोर। ठीक है, सो दीज आर दी 5 डिस्कन्टिन्यूटीज। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में तो सिर्फ एक पैराग्राफ देके छोड़ दिया गया है। जैसे इफ वी गो फॉर दी कोर, कोर में क्या लिखा है उसको देखते हैं। द अर्थक्वेक वेव वेलोसिटी हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग, ये बताया हुआ है। कितना है, द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ठीक है, बट the outer core is in liquid state while the inner core is solid. The core is made up of very heavy material mostly constituted of nickel and the iron. ठीक है, sometimes referred to knife layer. ठीक है, इतना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके अलावा एक्स्ट्रा हमने क्या पढ़ा, जो एनसीईआरटी में दिया है, डिस्कन्टिन्यूटीज वी हैव रेड एंड दी कंपैरेटिव दिस टेबल
ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखना है कि मेंटल सबसे ज्यादा मिलता है, मतलब मेंटल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है अर्थ के इंटीरियर में, कितना है 67%, फॉलोड बाय 33% ऑफ कोर एंड 1% ऑफ द क्रस्ट। ठीक है, चलो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ विल गो फॉर द अर्थक्वेक्स। ठीक है, अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द this class. Then volcanoes and the volcanic landform will complete them in a separate lecture. ठीक है, पहला एनसीईआरटी में देखते हैं कि वो क्यों बता रहे हैं कि अर्थक्वेक क्यों होता है। ठीक है, व्हाई डज द अर्थ शेक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट इज नेचुरल इवेंट, इट इज कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी वी जनरेट वेव दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, पहले तो यहीं पे लिखा हुआ है, अगर कल ये पूछ लेता है कि अर्थक्वेक का डायरेक्शन, अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं किस डायरेक्शन में, दे ट्रेवल इन दी ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो व्हाई अर्थ शेक एनसीईआरटी क्या एक्सप्लेन कर रहा है, द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर अलोंग ए फॉल्ट लाइन। ठीक है, अब फॉल्ट लाइन क्या होता है, विल स्टडी व्हेन विल स्टडी दी प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, अभी के फिलहाल के लिए इतना याद रखते हैं, a sharp fault in a sharp break in the crustal rocks. ठीक है, rock along fault tend to move in opposite direction. As the overlying rock strata press them, the friction lock them together. However, their tendency to move apart at some point of the time overcome and the friction. ठीक है, as the result, the block get deformed and eventually they slide past on the another abruptly. This cause a release of energy. ठीक है, अब क्या है, जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत लेमन एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई पेन है, ठीक है, पेंसिल है, मैं उसको बेंड कर रहा हूँ एंड जैसे ही वो ब्रेक करेगा ना, सडनली इट विल रिलीज एनर्जी। ठीक है, जब तक ब्रेन बेंड कर रहा हूँ उसमें एक एनर्जी मेरी लग रही है, बट जैसे ही वो टूटेगा तो देखना मेरे दोनों हाथ इधर भागेंगे, तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, शेकिंग हो रहा है। ठीक है, जस्ट आई एम जस्ट सेइंग वेरी लेमन एग्जांपल कि पेंसिल को तोड़ने की कोशिश करो, एक वक्त एनर्जी लगानी, जैसे टूटेगा एक सडन एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, सो यहीं पे क्या हो रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो जो क्रस्ट है वो भी क्या कर रहा है, डिफॉर्म्ड हो रहा है, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, पर जैसे ही वो एक दूसरे से अलग होंगे, देयर विल बी, और या मान लो एक साथ टकराते हैं तो क्या होगा, देयर विल बी सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी। ठीक है, एंड दिस रिलीज ऑफ द एनर्जी कॉज द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। ठीक है, the release of energy and the energy waves travel in all directions. The point where the energy is released is called focus of an earthquake and it is called hypocenter. ठीक है, तो दोनों बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं उसको, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, the energy waves traveling in different direction reach the surface. The point on the surface nearest to the focus is called epicenter. ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो दिस इज दी अर्थ। ठीक है, तो कह रहा है कि यहां पर हुआ है अर्थक्वेक, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग फोकस और हाइपोसेंटर। ठीक है, और फोकस के जस्ट सेम डायरेक्शन में अपर, जहां पर अर्थ के सरफेस पे जब हमें फील होगा उसको हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर। ठीक है, सो फोकस क्या है, इनसाइड द अर्थ, और जब हमें यहाँ पर सरफेस पे जब फील हो गई शेकिंग ऑफ दी
अर्थ, उसको हम लोग बोलेंगे इपी सेंटर। ये इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ था, ठीक है। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अपने वर्ड्स में जस्ट लिख सकता हूँ, अर्थ क्रस्ट is slowly bent due to internal forces building up energy ठीक है। when this energy reaches a critical point in different direction when this reaches a critical point, the earth crust breaks in different direction, relieving the strain and causing earthquake ठीक है। सो यहाँ से हमने क्या बदल गया, फोकस क्या होता है वो बदल गया। अर्थक्वेक क्या होता है, सिंपल है ना, शेक ऑफ द अर्थ है ना, इट्स यहाँ पे लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड, इट इज शेकिंग ऑफ द अर्थ है ना, इट इज नेचुरल इवेंट, ठीक। अब देखो क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं समय से पहले। जस्ट गिव मी मिनट। ओके, देखो ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ इन दिस चैप्टर, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। It is sufficient to note here that the lithosphere refers to the portion of the depth up to 200 किलोमीटर, ठीक है। लिथोस्फीयर कितना होता है, लिथोस्फीयर refers to the portion of depth up to 200 kilometers from the surface of the earth, ठीक है। An instrument called seismograph record the waves reaching the surface। अर्थक्वेक हो रहा है तो वेव्स लिख लेंगे, जब वो सरफेस पे रीच करती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं इसके थ्रू, सिस्मोग्राफ के थ्रू। A curve of earthquake wave recorded on the seismograph, ठीक है, फिगर दिया हुआ है। Curves show the three distinct section, each representing different type of waves। अभी बता रहे हैं कि कितने टाइप के वेव्स होते हैं। Earthquake waves are basically of two types, body waves and surface waves। Body waves generated due to the release of energy at the focus, देखा हमने, and move in all direction traveling through the body of the earth। मतलब ये अर्थ के इंटरनल में मूव करते हुए सरफेस तक रीच करेंगी, ठीक है। तो जो सरफेस पर जाएगी वो सरफेस वेव, ठीक है, जब तक वो अंदर आएगी वो दिस इज बॉडी वेव, ठीक है। हैंस द नेम, नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है, हैंस द नेम द वेव्स। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स, ठीक है। जैसे ही वो रॉक के आएंगे और वो क्या करेंगे, बॉडी वेव जब सरफेस पे आ जाएंगी तो दे आर कॉल्ड सरफेस वेव्स। दीज वेव्स, द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंज, दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज, ठीक है। जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, सो डेंसर द मटेरियल हायर द वेलोसिटी, ठीक है। द डायरेक्शन ऑल्सो चेंज एट द रिफ्लेक्ट व्हेन कमिंग क्रॉस दिस मटेरियल, ठीक है। फिजिक्स में हमने पढ़ा है, जैसे ही मीडियम चेंज होता है रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट, ठीक। अभी बोल रहा है कि देयर आर टू काइंड ऑफ बॉडी वेव्स, ठीक है।
two type of body waves. They are called P waves and S waves. P waves move faster and are the first arrived to of the surface. ठीक है, अभी हम लोग बस पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है दो टाइप की वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स और पी वेव्स। उस बॉडी वेव में भी एक्स वेव और पी वेव। पी वेव सबसे पहले सरफेस पे आती हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स। पी वेव्स आर सिमिलर टू दी साउंड वेव्स। दे ट्रेवल थ्रू दी गैसियस लिक्विड सॉलिड मटेरियल, तीनों में पास करेंगी ये बोल रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। एस वेव्स थोड़ी देर बाद आती हैं पी वेव्स के, ठीक है, सरफेस पे, एंड दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द एस वेव्स, दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू दी सॉलिड मटेरियल। ये यहाँ पे याद रखना है, यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। पी वेव्स तीनों में ट्रेवल करती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ठीक है। बट ये जो एस वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है, दे ओनली ट्रेवल इन सॉलिड। ऐसा क्यों होता है, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे कैसे ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये जो वेव्स है ये काम कैसे कर रही हैं, ठीक है, इनको पहले समझना जरूरी है। देखो, सिस्मिक वेव्स मतलब जो वेव्स किससे क्रिएट हो रही हैं, अर्थक्वेक की वजह से क्रिएट हो रही है, ठीक है। सिस्मिक वेव्स। अब जो सिस्मिक वेव्स हैं उसमें दो टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला होती है बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सरफेस वेव्स, ठीक। बॉडी वेव्स में भी दो टाइप की होती हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पी वेव्स जिनको ये लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, दूसरी होती हैं एस वेव्स जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। सरफेस वेव भी दो टाइप की होती हैं, एनसीईआरटी इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लव वेव्स एंड रेलिक वेव्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दी पी वेव्स, ठीक है। पी वेव्स कैसे काम करती है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये सपोज करो अर्थ है, ठीक है। ये यहाँ पे फोकस एरिया है। अब ये चारों साइड में ट्रेवल कर रही है। अभी तक क्या है ये सब, ये अभी है बॉडी वेव्स। सो दे आर बिहेविंग लाइक ए बॉडी वेव्स। क्यों, अभी ये अर्थ के इंटीरियर में ही ट्रेवल कर रही है। जैसे ही ये वेव्स ऊपर पहुंच जाएंगी और यहाँ पे फिर मूव करने लगेंगी, दे आर कॉल्ड सरफेस वेव्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड सरफेस वेव्स, ठीक है। नाउ लुक एट दी पी वेव्स। पी वेव्स में सबसे पहले हमें क्या रखना है, दे आर दी फास्टेस्ट वेव्स, ठीक है। फास्टेस्ट मूविंग वेव्स। कितनी स्पीड रहती है इनकी, 6 to 14 किलोमीटर पर आवर, पर सेकेंड, सॉरी, ठीक है। नाउ अभी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, दे कैन ट्रेवल फ्रॉम लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसे मूव करती है जैसे साउंड वेव्स मूव करती है। ये इन्होंने लिखा है किसमें, एनसीईआरटी में, सेम अभी हमने पढ़ा इसको, ठीक है, ये लिखा था। अब देखो प्राइमरी वेव्स कैसे मूव करती हैं। सपोज करो दिस इज दी ग्राउंड, ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सो वेव की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, ठीक है। जो पार्टिकल की डायरेक्शन भी है वो भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। ये वेव्स की डायरेक्शन है, ये पार्टिकल की डायरेक्शन है, ठीक है। सो वो इस तरीके से मूव करती हैं पी वेव्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड वेव्स, लॉन्गिट्यूड वेव्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूव करती है, ठीक।
अब देखो, जब हमने बचपन में स्प्रिंग लेते थे, स्प्रिंग को हम लोग एक साइड से छोड़ेंगे तो वो जाता था, टकरा के वापस पीछे आता था। तो ये वेव्स भी इसी तरीके से काम करती हैं, ठीक है। सो इसीलिए इनको हम लोग भी बोलते हैं कंप्रेशनल वेव्स भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड वेव्स भी बोलते हैं, इनके बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। सो किस तरीके से काम कर रही हैं ये, इस तरीके से काम कर रही है, ठीक। अभी क्या बताया मैंने, ये तीनों मतलब दोनों फेस में काम करती है, बट इनका एक शेडो जोन होता है, ठीक है। शेडो जोन क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर पी वेव्स एस वेव दोनों ही दिखती नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अभी मैंने क्या बताया, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारा जो इनर कोर है वो क्या है, सॉलिड है, आउटर कोर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और जो लोअर मेंटल है वो क्या है, सॉलिड है। जब सॉलिड से वेव्स लिक्विड में एंटर करेंगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि एक अगर लाइट वेव है, ये मीडियम चेंज हो रहा है तो वो ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाएंगी, और जैसे ही फिर उससे बाहर निकलेंगी फिर वैसे जाने लगेंगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। दो प्रोसेस होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसीलिए कुछ एरिया में पी वेव्स हमें मिलेंगी नहीं, क्योंकि वहां से क्या होगा, चेंज हो रहा होगा, तो उसको हम लोग शेडो जोन कहते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। सेकेंड इज योर एस वेव्स, ठीक है। एस वेव जो है वो इस तरीके से काम करती है, ठीक है। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर लूं, ठीक, तो ये जो वेव की डायरेक्शन है, तो ये पार्टिकल की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं इनको ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स, और ये थोड़ा टाइम के बाद आती है, टाइम लैग होता है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स, टाइम लैग, ठीक है। अब क्या है, अगर देखो ये क्यों, अभी हमने वहां पे क्या लिखा है, अभी हमने लिखा है कि दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू दी सॉलिड, नॉट थ्रू दी लिक्विड। ये लिक्विड में नहीं कर सकते, नॉट इन लिक्विड। ऐसा क्यों होता है, ध्यान समझो। कोई भी चीज जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर देंगे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और आगे वाले में एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब एस वेव्स में क्या होता है, एक तो इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, ठीक है, कंपेरेटिवली स्लो होती है पी वेव्स में, ठीक है। दूसरा, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। सो अगर हमने मान लो कि इसमें एनर्जी आई भी, तो ऐसा नहीं होगा कि एक, मान लो कि एक पानी का, जैसे तुम लोग पॉन्ड में एक पत्थर मारोगे तो कुछ दूर तक वो एक वेव क्रिएट करता है, बट वो वेव एट द एंड ऑफ द पॉन्ड तक नहीं जाता है, ठीक है। पानी के जो पॉन्ड में जो पूरा पानी है उसमें नहीं जाता आखिरी में, वो बीच में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ऐसी होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग इफेक्ट, ठीक है। तो वाटर में शेयरिंग इफेक्ट काम करता नहीं है, ठीक है। लिक्विड में शेयरिंग इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। नो शेयरिंग स्ट्रेंथ इन लिक्विड, ठीक है। जब पार्टिकल बहुत पास में रहेंगे और उस पर कुछ भी हिट करोगे ना, सो दे विल ट्रेवल एट द एंड, ठीक है। बट अब लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल बहुत दूर है, अगर एनर्जी, और वैसे भी एनर्जी कम हो गई है ऐसे वेव्स की, वो अगर जाके टकराते भी हैं तो वो थोड़ी दूर तक उसमें जाएंगे, उसके बाद वो उतनी एनर्जी क्रिएट नहीं करेंगे कि हम उनको रिकॉर्ड कर सके। मैं बहुत लेमन टर्म में बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए चीज, ठीक है। वैसे तो एक्सप्लेन नहीं किया है एनसीईआरटी में, बस इतना याद रखना है कि लिक्विड में शेयरिंग स्ट्रेंथ होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसमें नहीं आता है। अभी इसको शेडो जोन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। पी वेव्स का देखो, मैंने बताया ना, यहाँ पर क्या है, सॉलिड है ये, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या है, सॉलिड है। अभी जो वेव्स हैं ये मीडियम चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कोर क्या है, ये तो हमारा लिक्विड है ये वाला। अब क्या होगा, मैंने बताया फिजिक्स का रूल है। फिजिक्स का रूल क्या है कि अगर ये है, मान लो एक मीडियम है, इस मीडियम से आ रहा है तो ये रिफ्लेक्शन होगा, वापस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है, यहाँ जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है। इस एरिया में ये नहीं हो पा रही है, इस एरिया में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, ठीक है।
सो 105 डिग्री से लेकर 145 में पी वेव्स हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं शेडो जोन, कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। बाकी देखो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। यही एनसेटिन लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड पी जोन का, पी वेव्स का शेडो जोन, ठीक। नीचे वाला देखो एस वेव, मैंने क्या बताया, इनकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि ये लिक्विड में शेयरिंग इफेक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि भाई हमारा जो इनर है ना, मतलब जो कोर है, हमारा जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। अगर वो लिक्विड नहीं होता तो हमारी एस वेव्स जो है हमें पी वेव्स की तरह रिकॉर्ड कर पाते, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि 105 से लेकर दोनों साइड में पूरा, ठीक है, टिल 180 इज और यहाँ तक 100, ये पूरा क्या है, शेडो जोन है एस वेव्स का, ठीक है। क्यों है? क्योंकि शेयरिंग इफेक्ट नहीं है। शेयरिंग इफेक्ट बताया ना, पॉन्ड में पत्थर मार के देखना, पानी में कुछ दूर तक पानी ट्रेवल करेगा वेव्स में, पर एंड तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो वो उतनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पी वेव्स में क्या है कि उतनी ज्यादा हाई एनर्जी है, ठीक है। पहले तो वो पूरा कर देंगे, ठीक है। दूसरा कि हाई एनर्जी में जब मीडियम चेंज हो रहा है तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दी वेरी बेसिक ले टेम्प, इसको और टेक्निकल वे में हम लोग समझ सकते हैं, एक स्प्रिंग को लेकर और एक पानी के एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। सो ये होता है शेडो जोन का एरिया, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। बट यहाँ पे क्या रखना है बस, शेडो जोन एस वेव्स, शेडो जोन किससे बड़ा है, पी वेव से बड़ा शेडो जोन है, ठीक है। ठीक, यही से बदल जाएगा, एस वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन लिक्विड, ठीक है। क्योंकि या तो लिक्विड है, जब इसको ही पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आगे तो क्या ही, ये ट्रेवल ही नहीं करेगी, है ना। सिर्फ इनर कोर सॉलिड है, ये पूरा क्या है, लिक्विड है, तो इसलिए वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे, ठीक। पी वेव्स कैन गो फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पी वेव्स एंड दी एस वेव्स। अब यहाँ से एनसीईआरटी में और क्या याद करने की जरूरत है उसको देख लेते हैं, ठीक है। शेडो जोन मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब देखो टाइप ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, टाइप ऑफ अर्थक्वेक। द मोस्ट कॉमन वन ऑफ द इज टेक्टोनिक, ठीक है, जब वो क्रस्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे टेक्टोनिक में। दूसरा, अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम रिकॉग्नाइज्ड एज द वोल्केनिक, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से जो अर्थक्वेक होता है, ठीक है। देन यू हैव इन द एरिया ऑफ इंटेंस माइनिंग, जहां पर माइनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, है ना। जो माइनिंग्स होती हैं, वो जो माइंस होते हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो माइनर ट्रेमर्स वहां पे आते हैं, ठीक है। फिर एक होता है हमारा एक्सप्लोजन की वजह से, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हम लोग जब करते हैं तो उसकी वजह से होता है। एक होता है हाइड्रो पावर वाला, है ना, रिजर्वायर, देखो दिस इज कॉल्ड रिजर्वायर, जो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। व्हेन यू रीड द डिजास्टर मैनेजमेंट तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक में, ठीक। अब मेजरिंग ऑफ द अर्थक्वेक का दिया हुआ है, यहाँ से दो चीज याद रखनी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड, कितने स्केल का मैग्नीट्यूड था, उसको हम लोग करते हैं रिक्टर स्केल पे, ठीक है। रिक्टर स्केल में क्या होता है, 1 से लेकर हमारे पास 10 तक होता है, ठीक है, वैल्यूज। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है रिक्टर स्केल के लिए खासकर, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिक्टर स्केल, ठीक है, मैग्नीट्यूड की जब हम बात करते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि मैग्नीट्यूड पे 1 था, ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ मैग्नीट्यूड 2 था, 3 था, इसका मतलब क्या होता है कि 1 में जितना भी एनर्जी रिलीज हुई, मानो कि एकदम उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एनर्जी बोल देता हूँ चलो, कि 1 मैग्नीट्यूड पे जितनी एनर्जी रिलीज है उसका 10% ज्यादा रिलीज होती है 2 में, 10 टाइम, नॉट 10%, 10x, ठीक है। मैं अगर बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड 3 था, यानी 10x ऑफ द मैग्नीट्यूड 2 इतनी एनर्जी रिलीज हुई। इफ आई से 6, यानी 10x ऑफ 5 मैग्नीट्यूड की एनर्जी रिलीज हुई थी 6 में, इतना रखना है रिक्टर स्केल में, तो 10x पे वो इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। ये हो गया एनर्जी रिलीज का, ठीक है। उसके बाद आता है एक इंटेंसिटी,
जो हमें विजिबल नजर आएगा कि कितना इंटेंसिटी पे डैमेज क्रिएट किया है, उसको बोलते हैं हम लोग मर्केली स्केल, ठीक है। और ये इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो देखो, इंटेंसिटी स्केल टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द विजिबल डैमेज कॉज बाय द इवेंट्स। तो इसका स्केल होता है 1 to 12, ठीक है। और भी टाइप के अर्थक्वेक होते हैं, जैसे फोकस के बेस पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फोकस के बेस पे भी वी डिवाइड दी अर्थक्वेक इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप, ठीक है। जैसे शैलो फोकस, बहुत ज्यादा ऊपर वाले हिस्से में, जो मतलब ऊपर वाले हिस्से में जो अर्थक्वेक होता है, जो मेजरली होता है। फिर होता है इंटरमीडिएट फोकस, एकदम मेंटल के पास में जाके हो रहा है। फिर होता है एकदम डीप फोकस, एकदम इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो हो रहा है, वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो 70% जो होते हैं वो सेलो फोकस्ड होते हैं, मतलब अपर एरिया में ही क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है, अपर मेंटल वाले इलाके में, ठीक। शेडो जोन भी एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है। और टाइप ऑफ अर्थक्वेक भी ऑल्सो, कि कोलैप्स कैसे करता है माइनिंग का वो, ठीक है। So, with this, our interior of the earth is completed. Now we are left with one topic, that is your volcanoes. ठीक है? So I'll going to complete the volcanoes and the associated landforms in the next video. ठीक है? So stay tuned. If you have any doubt, you can connect on Telegram channel. ठीक है? Telegram channel है Next Rank APPCS. ठीक है? I hope you like this video. If you like the video, please share with your friends. Stay tuned for the next video. Thank you.